इस लेक्चर में हम इन्फ्लेशन डेटा के बारे में डिस्कस करेंगे। ये अभी रिलीज किया हुआ है, लेकिन इससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है, कुछ बेसिक डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन के बारे में। तो इन्फ्लेशन भाई साहब हिंदी में बोलते हैं मुद्रास्फीति या महंगाई, महंगाई को बोलते हैं। महंगाई क्या है, कैसे डिफाइन करोगे आप? राइज इन द प्राइसेस ऑफ मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ डेली और कॉमन यूज। कहने का मतलब ये है, जो इंसान डेली में अपना कॉमन गुड यूज करता है, जैसे फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, रिक्रिएशन, ट्रांसपोर्ट, कंज्यूमर स्टेपल्स, कुछ भी वस्तुएं यूज करता है, उनके प्राइस में, मूल्य में वृद्धि, राइज हो जाता है प्राइस में, उसी को बोलते हैं महंगाई। इन्फ्लेशन हो गई। और ये इन्फ्लेशन आप दूसरे तरीके से बोल सकते हो कि एवरेज प्राइस चेंज इन द बास्केट ऑफ कॉमोडिटी एंड सर्विसेज ओवर द टाइम। मतलब ये देखेंगे कि पिछले समय से अब कितना इनका प्राइस बढ़ गया है, एवरेज प्राइस। कुछ कॉमोडिटीज़ ले लेते हैं, कॉमोडिटीज़ का मतलब वही गुड्स हैं, यानी कि वस्तुएं। एक बास्केट का मतलब कुछ वस्तुएं ले लेते हैं, मान लो 10, 15, 20, 50, 100, एक बास्केट बना ले कि इन वस्तुओं में क्या क्या प्राइस इनका घटा है या बढ़ा है। तो उनका एवरेज प्राइस अगर चेंज हुआ है, बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, तो यानी कि इन्फ्लेशन हो गई। अगर घटा है तो महंगाई कम हो गई, डिफ्लेशन हो गई। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इन्फ्लेशन को ये भी बोल सकते हो कि जब इन्फ्लेशन हो गई यानी कि महंगाई बढ़ गई, तो जो करेंसी है, जो मुद्रा है, जैसे आपके पास मान लो 10 रुपये का नोट है, 10 रुपये का, और ये पेन है, ये पेन भी 10 रुपये का आता था, समझ गए? तो अब क्या है, जैसे महंगाई बढ़ गई, तो महंगाई बढ़ गई तो इस पेन की कीमत है वो मान लो अब 11 रुपये हो गई। तो आपकी जो मुद्रा की वैल्यू है वो डिक्रीज हो गई ना। पहले इस 10 रुपीज़ से आप एक पेन खरीद सकते थे, क्योंकि इसकी भी 10 रुपये थी, लेकिन अब इसकी वैल्यू बढ़ गई 11 रुपये। यानी कि बैठे बैठे आपके जेब में रखे रखे जो पैसे थे, मनी, उनकी वैल्यू घट गई, डिक्रीज हो गई। तो डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर ऑफ यूनिट ऑफ ए कंट्रीज करेंसी। कंट्री की जो करेंसी है, मुद्रा है, उसकी परचेजिंग पावर, खरीदने की जो शक्ति है, परचेजिंग पावर, अगर वो घट जाए तो भी वो इन्फ्लेशन है। समझ गए? पहले 10 में खरीदते थे इस पेन को, लेकिन अब नहीं खरीदा जा सकता, अब 1 रुपया और मिलाना पड़ेगा तब इस पेन को खरीद सकते हो। तो आपकी करेंसी की वैल्यू घट गई, डिक्रीज हो गई। तो इसकी वजह से क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ में डिसेलिरेशन देखने को मिलता है। मतलब हमारी आर्थिक जो वृद्धि होती है, वृद्धि बोलते हैं ग्रोथ को हिंदी में, वो घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है। लेकिन एक चीज़ याद रखना है, मॉडरेट लेवल की इन्फ्लेशन जरूरी होती है इकोनॉमी को चलाने के लिए। इकोनॉमी अच्छे से चलती रहे तो मॉडरेट लेवल की इन्फ्लेशन रहे, ऐसा नहीं बिल्कुल वस्तुओं की कीमत घटी जाए तो भाई साहब डिमांड क्या है, घट जाएगी, तो लोग बहुत ज़्यादा खरीद लेंगे, बहुत ज़्यादा खरीदेंगे तो प्रोडक्शन क्या है, जब जैसे मान लो इन्फ्लेशन बहुत कम है, बहुत कम है, जैसे एक पेन आता है, मान लो पहले आता था 10 रुपीज़ का, अब 5 रुपये का हो गया, तो इसमें क्या है, लोग 5 रुपये का ही खरीद लेंगे। अब एक पेन खरीद लिया, अब मान लो एक पेन खरीद के 10 रुपये में दो पेन खरीद लिया उसने, अब दो पेन खरीद लिया। पहले जब वो कंपनी प्रोडक्शन कर रही थी तो उसे फ़ायदा ज़्यादा हो रहा था, तो ज़्यादा प्रोडक्शन करती वो। अब उसे क्या है, प्रोडक्शन में क्यों करेगी ज़्यादा, क्योंकि उसे फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, उसका कम हो गया। तो इन्फ्लेशन हमारी इकोनॉमी को या किसी भी देश की इकोनॉमी को सही तरीके से चलाने के लिए भी ज़रूरी होती है, ताकि प्रोडक्शन अच्छे से होता रहे, प्रोडक्शन भी प्रमोट रहे। प्रोडक्शन तो तभी होगा ना कंपनी, जब उन्हें फ़ायदा होगा। तो इन्फ्लेशन को मेज़र करने के लिए मेनली 2 इंडिसेज हैं, मतलब 2 इंडेक्स हैं हमारी कंट्रीज में जो मेनली इन्फ्लेशन को मेजर करती हैं। एक तो है WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, और एक है CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। दो हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में जब वो डेटा देखेंगे जो अभी रिलीज हुआ है। एक होता है कोर इन्फ्लेशन। देखो इन्फ्लेशन जो ए नॉर्मल इन्फ्लेशन है वो तो है हेडलाइन इन्फ्लेशन। अगर हेडलाइन इन्फ्लेशन में से हम जो फूड और एनर्जी सेक्टर की इन्फ्लेशन घटा दें, डिक्रीज कर दें, तो हमारा निकल आएगा कोर इन्फ्लेशन। ये फॉर्मूला देखिए आप, हेडलाइन इन्फ्लेशन तो टोटल इन्फ्लेशन होगी, अगर उसमें से जो फूड और फ्यूल की इन्फ्लेशन घटा दें, मतलब कितनी महंगाई फूड पे बढ़ी है जो खाने की वस्तु हैं, और कितना फ्यूल पे बढ़ा है, पेट्रोल डीजल वगैरह पे कितनी महंगाई बढ़ी है, इनको घटा दें, इन वस्तुओं को ही अलग कर दें, और फिर इन वस्तुओं के अलावा बाकी की वस्तुओं पे देखें इन पे महंगाई कितनी बढ़ी है, तो वो आ जाएगी कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन हम इनको ही क्यों घटाते हैं कोर इन्फ्लेशन निकालने के लिए, क्योंकि देखो भाई साहब ये फूड और फ्यूल ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब इनका देखो ऐसा प्राइस होता है, जैसे आज तो टमाटर 10 रुपये किलो बिक रहा है, मान लो कल ऐसा लगेगा कि 20 रुपये किलो हो गया। आज प्याज 20 रुपये 40 रुपये किलो बिक रही हैं, पता चला अगले दिन 80 रुपये किलो हो गई। तो ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, मतलब इनकी ऐसा नहीं है कि फिक्स है एक कि थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा या थोड़ा इंक्रीज होगा या थोड़ा डिक्रीज होगा, तो ये ज़्यादा वॉलेटाइल है। इसलिए फूड और फ्यूल को हम घटा देंगे हेडलाइन में से इन्फ्लेशन में, तो कोर इन्फ्लेशन आ जाएगी। अब पढ़ेंगे वो डेटा। एक चीज़ और समझनी है इससे पहले, एक चीज़ समझनी है, ओवर हीटिंग। ओवर हीटिंग एक टर्म यूज होती है।
ओवर हीटिंग का मतलब यही होता है कि ओवर हीटिंग में क्या होता है, ओवर हीटिंग इकोनॉमी में यूज होती है जब मान लो डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है, मतलब वस्तुओं की डिमांड बहुत ज़्यादा है, जो पेन है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन इतने प्रोडक्शन हो नहीं रही, सप्लाई कम है कि कंपनी प्रोड्यूस कर ही नहीं पा रही, क्योंकि पेनों की डिमांड मान लो 1000 पेन चाहिए लोगों को और कंपनी प्रोड्यूस कर रही है केवल 500, तो ये हो गया ओवर हीटिंग, इकोनॉमी ओवर हीट कर रही है। इसका मतलब ओवर हीट कर रही है तो क्या होगा भाई साहब, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी। इन्फ्लेशन कैसे होगी, आपकी डिमांड है 1000 पेनों की और सप्लाई है सिर्फ 500 पेन की, तो क्या है, जिनके पास दुकानदार के पास पेन है वो पेन बढ़ा देंगे और जो कंपनी प्रोड्यूस कर रही है उसकी महंगाई मतलब प्राइस बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे। जैसे जो 10 का पेन है 11-12 का कर देंगे ताकि लोग पेन फिर कम खरीदें, इतना ना खरीदें। तो ये डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइस बढ़ जाएगा और प्राइस बढ़ेगा तो क्या, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। प्राइस इंक्रीज होगा, जैसे ही भाई साहब डिमांड इंक्रीज होगी तो क्या होगा, प्राइस इंक्रीज होगा और प्राइस इंक्रीज होगा तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी। तो ये इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी, इसका मतलब डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, उसी को बोलते हैं ओवर हीटिंग। जनरली क्या होता है, इससे पहले जनरली लोअर ग्रोथ होती है इकोनॉमी की, जनरली लोअर ग्रोथ, क्योंकि भाई साहब डिमांड ज़्यादा है, ग्रोथ कम है, तभी तो प्रोडक्शन इतना हो ही नहीं रहा, यानी कि ग्रोथ कम है। तो जनरली ऐसा होता है जब ओवर हीटिंग ऑफ इकोनॉमी कब होती है, जनरली जब लोअर ग्रोथ होती है, प्रोडक्शन कम होता है। तो ये टर्म याद रखनी है आपको। अब आते हैं अपने जो अभी डेटा रिलीज किया है, अभी डेटा रिलीज किया है किसने, ये ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर है। ये ऑफिस किसके अंदर काम करता है, इस डिपार्टमेंट के, DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर ये डिपार्टमेंट काम करता है। इसके अंदर ये ऑफिस है इकोनॉमिक एडवाइजर का ऑफिस, मतलब एक अधिकारी है, ये जारी करते हैं डेटा इन्फ्लेशन का, WPI का। WPI की बात कर रहे हैं अभी हम, CPI की बात नहीं कर रहे। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स का डेटा रिलीज किया जून मंथ के लिए, पिछला जो महीना गया 2021 का। ये लगभग हर महीने का डेटा निकालता है WPI के लिए, तो डेटा रिलीज किया इसमें इन्फ्लेशन का। इसमें बताया जो जून में इन्फ्लेशन रही थी महंगाई वो 12.07% रही थी और मई में देखें तो ये 12.97% रही थी, मतलब अभी हाई है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है। रीज़न क्या है, ये रीज़न इसलिए आए कि जून 2021 में जो इन्फ्लेशन का हाई रेट है वो किसकी वजह से, लो बेस इफेक्ट की वजह से। लो बेस इफेक्ट मतलब बेस इफेक्ट कम था इस वजह से। और बेस इफेक्ट क्या है, बेस इफेक्ट का मतलब ये है कंपैरिजन जब करते हैं किसी पॉइंट का, मान लो पिछले जून से हमने कंपेयर किया पिछले महीने से, तो हमने बेस कम रखा था, महंगाई का जो दर है, रेट है, जो बेस है कम रखा था, अब उसकी अपेक्षा हम देख रहे हैं तो ये महंगाई ज़्यादा है। लेकिन अगर बेस इफेक्ट ना हो तो महंगाई उससे थोड़ा कम हो सकती है। तो बेस इफेक्ट यही होता है कि ये ऐसा प्रभाव है कि जब मान लो डिफरेंट रेफरेंस पॉइंट लेते हैं हम किसी का कंपैरिजन करने के लिए, टू डेटा का, तो ये इसी को बोलते हैं बेस इफेक्ट। अब ये राइज हुआ है किस किस के प्राइस में, मिनरल ऑयल्स के में। आप सबको पता है पेट्रोल 100 पर लीटर के अराउंड बिक रहा है, पेट्रोल, डीजल, नेफ्था, फर्नेस ऑयल, इनमें राइज हुआ है प्राइसेस में। तो इनकी वजह से ये WPI में ये इन्फ्लेशन हाई रही है WPI की। और आप सबको पता है कि WPI में क्या है, नहीं भी पता है तो ये जान लो कि इसमें फूड जो है वो ज़्यादा आर्टिकल ज़्यादा नहीं है, इसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज फ्यूल की होती है, ये पेट्रोल, डीजल, मिनरल ऑयल्स की। और फूड की सबसे ज़्यादा आर्टिकल किस में होते हैं, CPI में। तो CPI में फूड ज़्यादा होता है, ये फूड WPI से ज़्यादा, और WPI में ये मिनरल्स ऑयल्स वगैरह ज़्यादा होते हैं। तो इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हैं, जैसे आपके बेसिक मेटल, फूड प्रोडक्ट, केमिकल प्रोडक्ट, इनमें भी इंक्रीज हुआ है, इनकी भी कॉस्ट इंक्रीज हुई है। अगर प्रीवियस ईयर में जून मंथ में प्रीवियस ईयर का देखें, पिछले साल 2020 जून की हम महंगाई देखें तो उनमें उनकी अपेक्षा जून 2021 में महंगाई इनमें बढ़ी है, इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ी है। तो जो रिटेल इन्फ्लेशन है, जो CPI है जून 2021 की, वो कितनी रही है, वो रही है 6.26%। ये CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये देखेंगे WPI और CPI में क्या फ़र्क है और कौन कौन रिलीज़ करता है, सारा पढ़ेंगे इनके बारे में। लेकिन जो अभी इन्फ्लेशन डेटा रिलीज़ किया है इसका क्या इम्प्लीकेशन है, संकेत क्या है। संकेत ये बता रहा है कि ये भाई साहब जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें क्या है, अनइजीनेस चल रहा है। ये अनइजीनेस ये इंजेक्ट करेगा। मॉनेटरी पॉलिसी होती है भाई साहब कि किसी भी देश की जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर कंडक्ट करती है, एक तरह से इसके फ्रेमवर्क तैयार करती है मॉनेटरी पॉलिसी के। और कैसे हैंडल करती है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, देखो मॉनेटरी का मतलब क्या है, मनी आ रही है, मनी की एक पॉलिसी है। और मनी को कैसे कंट्रोल करते हैं, मनी सप्लाई से, या इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करेंगे, इंटरेस्ट रेट से। मतलब जो बैंक वगैरह ब्याज दे रहे हैं लोगों को, ब्याज पे मतलब लोन दे रहे हैं, कर्ज दे रहे हैं, तो ब्याज की जो दर है, इंटरेस्ट रेट, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए।
और मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं इंटरेस्ट रेट से ही। कहने का मतलब है आरबीआई के पास कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, आपने पढ़े होंगे इकोनॉमी में, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो। ये कुछ बैंक है, जो बैंक जैसे एसबीआई वगैरह है या पंजाब नेशनल बैंक है, इन्हें जितना भी इनके पास पैसा उसका कुछ परसेंट आरबीआई के पास रखना पड़ता है कैश में, कैश रिजर्व रेशो इसको बोलते हैं। एक होता है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, बैंकों को कुछ परसेंट अपने पास ही रखना पड़ता है, बैंक के खुद के पास ही। जैसे एसबीआई के पास जितना भी मनी है, कैपिटल है, इसका कुछ परसेंट अपने पास ही रखना पड़ेगा, तो उसे बोलते हैं एसएलआर। तो इनका रेट घटा बढ़ा के इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, कम ज़्यादा करती है आरबीआई। तो मॉनेटरी पॉलिसी यही है, इनको कंट्रोल में करके सीआरआर, एसएलआर वगैरह या फिर बैंक रेट वगैरह को कंट्रोल में करके मनी सप्लाई करती है। कैसे? अगर मान लो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे तो क्या होगा? जैसे मान लो सीआरआर पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे, सीआरआर पे कर दे कि भाई साहब ये कर दे कि पहले 4% था, अब मान लो 5% कर दे, तो 5% अपनी अपनी जितना भी कैपिटल है एसबीआई या किसी बैंक के पास, 5% आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, आरबीआई के पास। और आरबीआई इसे कोई इंटरेस्ट नहीं देता, ये कंपलसरी होता है कि इतना रखना पड़ेगा। क्यों रखता है? मान लो दिवालिया हो जाए बैंक, इंसॉल्वेंट हो जाए, तो भाई साहब उस केस में आरबीआई जो लोगों का पैसा है वो उनकी रक्षा तो करेगा, उनका पैसा तो देगा, वो इसमें से देगा, समझ गए? इसलिए रखवाता सीआरआर। तो इनको 5% दे देगा, तो जब 5% दे दिया तो एसबीआई का पैसा ज़्यादा चले जाएगा। अगर एसबीआई के पास भाई साहब ये पैसा होता तो आगे लोन में देती, कर्ज देती लोगों को। तो जब लोन में देती तो क्या है, जब पैसा ज़्यादा होता इंटरेस्ट रेट कम करती, इंटरेस्ट रेट कम रखती, क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ले, क्योंकि इसके पास तो ज़्यादा पैसा है। लेकिन अगर आरबीआई इस पर पैसा छीन ले, सीआरआर बढ़ा दे या एसएलआर बढ़ा दे, तो अपने पास ही बैंक को रखना पड़ेगा। तो फिर क्या, कम पैसा होगा लोगों को ब्याज में देने के लिए। तो कम पैसा होगा तो बैंक तो चाहेगा भाई साहब कम पैसा है मेरा, मुझे ज़्यादा लाभ हो, ज़्यादा लाभ के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, ब्याज की दर बढ़ानी पड़ेगी। मान लो पहले ये 7% पर दे रहा था लोन, अब ये 8% बढ़ा देगा या 9% बढ़ा देगा। तो इससे क्या है, जब 9% बढ़ा देगा तो लोग क्या है, जब कम पैसा लेंगे, भाई साहब ब्याज की रेट ज़्यादा कर दी 9%, तो लोग क्यों लेंगे पैसा, उधार क्यों लेंगे बैंक से? क्योंकि उन्हें 9% ब्याज भी तो देना पड़ेगा, कम पैसा उधार लेंगे। जब कम पैसा उधार लेंगे तो क्या है भाई साहब, पब्लिक के पास कम पैसा होगा, कम पैसा होगा तो क्या होगा, डिमांड कम होगी उनकी। कम पैसा होगा, पब्लिक के पास कम पैसा होगा तो डिमांड कम होगी, डिमांड लोगों की, मतलब मांग कम करेंगे लोगों से, तो मतलब लोगों से क्या, कम खरीदेंगे। जैसे पहले मान लो आप भाई साहब एसी खरीदने वाले थे, अब आपके पास पैसा नहीं है तो क्यों खरीदोगे आप एसी? जब एसी की डिमांड ही नहीं है तो कंपनी प्रोडक्शन क्यों करेगी? जो कंपनी है प्रोडक्शन क्यों करेगी? कंपनी प्रोडक्शन नहीं करेगी तो क्या होगा भाई साहब, महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी, कम हो जाएगी महंगाई, क्योंकि डिमांड ही नहीं है इकोनॉमी में, डिमांड नहीं है तो इन्फ्लेशन कम आ जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसी तरह से ये मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए कंट्रोल करती है। तो लेकिन एक बात याद रखनी है, मॉनेटरी पॉलिसी का जो कंट्रोल है वो डिमांड साइड पे, डिमांड को ही तो कंट्रोल कर सकती है मॉनेटरी पॉलिसी, भाई साहब सप्लाई को थोड़ी ना कंट्रोल कर सकती है। जो कंपनी है वो तो उनकी मर्जी है, वो चाहें तो प्रोडक्शन कर सकती हैं, पैसा है किसी के पास ज़्यादा, कंपनी के पास कर सकती है, नहीं तो नहीं करेंगी। तो सप्लाई साइड पे कोई कंट्रोल नहीं है, सिर्फ डिमांड साइड पे ये इसकी एक क्या है, ड्रॉबैक है, कमी है मॉनेटरी पॉलिसी की, कि सिर्फ डिमांड को ही तो कंट्रोल करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है आरबीआई, समझ गए? तो इसमें इन्फ्लेशन, कंजप्शन, ग्रोथ, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी पैसा कितना है मार्केट में, पैसा कितना है, ये लिक्विडिटी, इसको कंट्रोल करती है मॉनेटरी पॉलिसी से। और कौन कौन से टूल यूज़ करती है? बहुत सारे, सीआरआर, एसएलआर, और हमारा आपका एक है जैसे बैंक रेट है, और भी कई सारे रेट होते हैं, आपने पढ़े होंगे, तो इनसे कंट्रोल करती है। अब ये होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है, इसके बारे में समझते हैं, और सीपीआई थोड़ा। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है? ये भाई साहब ये देखता है कि प्राइसेस में, गुड्स के प्राइसेस में कितना चेंज आया है, कितना प्राइस में चेंज आया है, ये मेजर करता है, और होलसेल लेवल पे करता है। होलसेल का मतलब है, जैसे एक तो होता है कंज्यूमर लेवल, आप जा रहे हो भाई साहब दुकान है, ये शॉप है, आपने खरीदा, आपको कितने प्राइस में खरीदा, ये पेन आपने कितने प्राइस में खरीदा, तो ये तो हो गया रिटेल प्राइस, कंज्यूमर प्राइस या रिटेल प्राइस। और होलसेल प्राइस क्या है? जो ये शॉप वाला जहाँ से खरीद के लेकर आ रहा है, एक डीलर होगा जो डायरेक्ट कंपनी से कनेक्ट है, कंपनी से खरीद के आएगा, ये डीलर होगा, होलसेल में दे रहा है, तो इसे तो कम रेट में मिलेगा ना इस शॉपकीपर को, ये शॉपकीपर है जो, इसको तो कम रेट में मिलेगा, क्योंकि 1000 पेन 2000 पेन एक साथ खरीद के ला रहा है। तो ये होता है होलसेल प्राइस, मतलब कि जो इकट्ठा बेचते हैं सामान, और वो जो छुटकर जो ये शॉपकीपर हैं, दुकानदार, इनको बेचते हैं, ये होलसेल। तो ये होलसेल प्राइस इंडेक्स है डब्ल्यूपीआई, कहाँ पे प्राइस मेजर करती है? होलसेल पे, जो प्रोड्यूसर लेवल पे, यानी कि जो प्रोड्यूसर लेवल पे ही, क्योंकि कंपनी यहाँ दे रही है तो प्रोड्यूसर ये है, पैदा करने वाला कंपनी, तो कंपनी लेवल पे क्या प्राइस है, प्रोड्यूसर लेवल पे क्या प्राइस है, प्रोड्यूसर लेवल पे उसको होलसेल प्राइस मेजर करता है। और इसको निकालता कौन है? हर महीने में इसको कौन जारी करता है, पब्लिश कौन करता है?
ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेड एंड इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड, IIT, DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड, ये वाला डिपार्टमेंट के अंदर ये इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफिस काम करता है। और ये DPIIT कौन से डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। अब ये मोस्ट वाइडली इन्फ्लेशन इंडिकेटर के लिए इंडिया में ये यूज होता है WPI, लेकिन इसका मेजर क्रिटिसिज्म है क्या? क्योंकि ये होलसेल प्राइस को मेजर करता है, कंज्यूमर लेवल पे नहीं करता, कि कंज्यूमर जो जनरल पब्लिक प्राइस जिस प्राइस पे खरीदती है पेन को उस पर नहीं मेजर करेगा, होलसेल प्राइस पे इन्फ्लेशन को मेजर करता है। ये इसका कुछ बुराई है, क्रिटिसिज्म है। इसका बेस ईयर क्या है, किस बेस ईयर पे नापते हैं? देखो पहले था 2004-05 बेस था, लेकिन 2017 में बेस इसका बढ़ा दिया, 2011-12 के बेस पे हम करते हैं कि 2011-12 में कितनी इन्फ्लेशन थी और आज कितनी इन्फ्लेशन है, ये भी देखते हैं हम, इस तरह से मेजर करते हैं इसमें। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है? CPI शॉर्टकट में बोलते हैं। इसमें देखते हैं रिटेलर जो बायर है, जो मतलब कंज्यूमर खरीद रहा है जिस शॉप से, ये शॉप सी दुकान थी जो शॉपकीपर था, इससे जो कंज्यूमर है ये खरीद रहा है जिस प्राइस पे, उस प्राइस में क्या चेंज हुआ है वो मेजर करता है कौन? CPI। और इसको कौन रिलीज करता है? NSO या CSO बोल सकते हो आप, सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस या नेशनल स्टैटिकल ऑफिस या सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसको कैलकुलेट करती है CPI को। और ये CPI किस किस को प्राइस में चेंज करती है, मतलब जो प्राइस चेंज हुए थे किस किस के प्राइस को मेजर करती है? फूड में, मेडिकल केयर में, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो इंडियन कंज्यूमर बाय करते हैं, यूज करते हैं, उसमें चेंज मतलब जो होते हैं प्राइस में, उसको मेजर करती है। इसमें फूड या बेवरेजेज आते हैं, बेवरेजेज बोलते हैं जो ड्रिंक वाले जैसे जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक आ गया, सॉफ्ट ड्रिंक आ गया, फ्रूटी, पेप्सी, कोको कोला, ये सब बेवरेज होते हैं। या दूध हो गया आपका, या फिर आपका कोई भी जो लिक्विड फॉर्म में, उसको बेवरेज बोलते हैं। फ्यूल या लाइट है, इसमें क्या प्राइस में चेंज आता है? हाउसिंग में क्या चेंज आया, पहले घर कितने के थे अब कितने के हैं? क्लॉथिंग में, बेडिंग में, फुटवेयर में, इन सब में चेंज देखता CPI। 4 टाइप के CPI होते हैं भाई साहब। देखो WPI तो एक ही टाइप का होता है, CPI 4 टाइप का होता है। एक CPI निकालते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, इसमें देखते हैं कि इंडस्ट्रियल वर्कर में कितनी महंगाई आई है, चेंज हुआ है। एक एग्रीकल्चर लेबरर के लिए कितनी महंगाई हुई है। एक देखते हैं रूरल लेबरर के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में जो कर्मचारी होते हैं लेबरर, एक CPI होती है रूरल के लिए, एक होती है CPI अर्बन के लिए, और एक CPI आती है कंबाइंड। ये 3 तरह की और आती हैं। जो पहली ये 4 है ना, मतलब ये पहली 3, ये 3 जारी करता लेबर ब्यूरो, ये लेबर ब्यूरो जारी करता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर काम करता है ये ब्यूरो, ये जारी करता है, पब्लिश करता है फर्स्ट 3 को। और ये जो बाकी के 3 है, CPI रूरल, CPI अर्बन, मतलब ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक CPI निकालना, एक अर्बन के लिए, और एक कंबाइंड के लिए। देखो भाई साहब, जो ये रूरल के लिए निकाली जा रही है, लेबर के लिए सिर्फ, कि लेबर में, रूरल लेबर के प्राइसेस में क्या चेंज आया है, इसे लेबर ब्यूरो निकालती है, समझा है। लेकिन जो रूरल, जो ये CPI रूरल के लिए, ये रूरल है, ये ग्रामीण है, इसमें सारे प्राइस में, फूड में, बेवरेजेज में, कुछ और आर्टिकल में क्या चेंज आया, ये सब में देखता है। तो ये रूरल, अर्बन और कंबाइंड कौन निकालता है? ये निकालता है NSO, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर काम करता है, NSO या CSO बोल सकते हो आप, ये निकालता है। इसका बेस ईयर क्या है CPI का? 2012 है। लेकिन जो CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर है, जो ये CPI अलग इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए निकालता है लेबर ब्यूरो, इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, इसका बेस ईयर है कितना? 2016, और बाकी सबके लिए बेस ईयर है CPI के लिए 2012। अब ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, ये जो इन्फ्लेशन को देखती है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, इसके RBI के जो गवर्नर है वही इसके चेयरमैन होते हैं, ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। और इन्फ्लेशन का टारगेट कौन रखता है? देखो ये बहुत बार पूछा गया है, इन्फ्लेशन का टारगेट कौन रखता है? टारगेट रखती है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के मेजर को इंप्लीमेंट कौन करता है? RBI की मॉनेटरी पॉलिसी। और ये टारगेट कितने रखे गए? 4 से लेके 2, मतलब 4% रखा गया, लेकिन ±2% हो सकता है। यानी कि इन्फ्लेशन या तो 6% तक रखो या 2% तक रखो, यानी +2% यानी कि 6 हो गया, -2% यानी कि 2% हो गया। तो मेनली 4% तक मेजर है इन्फ्लेशन का, इतनी रखनी है, ये टारगेट रखा था। ये CBI ने एक शिफ्ट कर दिया है, पहले क्या है WPI पे मेजर करती थी इन्फ्लेशन, महंगाई, लेकिन 2014 में RBI ने CPI पे मेजर करना शुरू कर दिया इन्फ्लेशन को। जो महंगाई होती है हमारे देश में, RBI किसको मानती है? CPI को, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से महंगाई मेजर करती है कि कितनी महंगाई इंक्रीज हुई है, कितनी नहीं हुई। ओवरऑल महंगाई किस पे देखती है? CPI। तो ये भी याद रखना, CPI पे देखती है भाई साहब। ये 2020 के जो हमारा UPSC का प्रीलिम हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि CPI को लेती है WPI को, तो CPI को ध्यान में रखते हुए RBI निकालती है।
और ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है कुछ मेजर्स लेके। जैसे क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी ये डिसाइड करेगी CRR कितना रहना है, SLR कितना रहना है, ये सब ये डिसाइड करती है। और इसके अध्यक्ष RBI जो होता है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, वही इसके गवर्नर जो होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं। अब CPI और WPI में कुछ डिफरेंस है, अंतर है। क्या, देखो CPI एक तो क्या है, जो WPI है, WPI प्रोड्यूसर लेवल पे ये इन्फ्लेशन को मेजर करती है, जो महंगाई है प्रोड्यूसर लेवल पे, जो कंपनी प्रोड्यूस कर रही है जब कितना प्राइस है। और CPI ये कंज्यूमर लेवल पे करती है, जो कंज्यूमर खरीद रहा है दुकान से उसको मेजर करती है। और WPI क्या है, सिर्फ जो गुड्स में चेंजेस होते हैं प्राइसेस में उसको मेजर करती है, लेकिन सर्विसेज में नहीं करती। लेकिन CPI गुड्स और सर्विसेज में दोनों में चेंज होता है जो प्राइस, दोनों को मेजर करती है। तो ये चीज़ याद रखनी है भाई साहब, CPI गुड्स और सर्विसेज दोनों में जो प्राइस चेंज होते हैं, इन्फ्लेशन होती है, दोनों में करती है। लेकिन WPI सर्विस में नहीं करती, सिर्फ गुड्स में जो चेंज हुआ है, वस्तुएं जैसे कोई पेट्रोल, डीजल, फ्यूल, फूड इनमें चेंज हुआ है उसी को मेजर करती है। और एक चीज़ याद रखनी है, CPI में फूड आर्टिकल ज़्यादा हैं WPI से फूड आर्टिकल किस में ज़्यादा है, CPI में। समझे? तो बस यही था इस लेक्चर में। हाँ, एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट करना है इसके रिगार्डिंग, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे हम। ये ओवर हीटिंग ऑफ इकोनॉमी के इफेक्ट क्या है ये पूछा है, इसमें करेक्ट बताना हमें। ओवर हीटिंग ऑफ इकोनॉमी हमने समझा था स्टार्टिंग में, तो ये इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे जब ओवर हीट होगी हमारी इकोनॉमी। ओवर हीटिंग इज ऑलवेज प्रिसीडेड बाई हायर देन एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ। जब ओवर हीट होता है इकोनॉमी में तो उससे पहले हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ की जो होती है वृद्धि हायर होती है, मतलब प्रिसीडेड का मतलब है उससे पहले, ओवर हीटिंग होने से पहले इकोनॉमी हायर होती है इसकी ग्रोथ। नेक्स्ट कह रहा है डिमांड पुल इन्फ्लेशन अकर्स ड्यू टू ग्रोइंग एग्रीगेट डिमांड। जब एवरेज डिमांड है, जो मांग बढ़ती है, तो उसकी वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है। नेक्स्ट कह रहा है सेंट्रल बैंक्स ऑफन टाइटन दी मॉनेटरी पॉलिसी। जब ये ओवर हीटिंग होती है उस टाइम पे मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट कर देती है सेंट्रल बैंक यानी कि RBI। मॉनेटरी पॉलिसी का टाइट करने का मतलब है इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देना, इंक्रीज कर देती है इस टाइम पे। तो आपको बताना है करेक्ट कौन सा है, 1 2 1 3 2 3 या ऑल ऑफ दी अबव। देखो फर्स्ट बिल्कुल गलत है, हमने समझा था, क्योंकि उस टाइम पे जब ओवर हीटिंग का मतलब क्या है, इकोनॉमी में डिमांड बढ़ रही है यानी कि प्रोडक्शन कम है, सप्लाई कम है, सप्लाई कम का मतलब प्रोडक्शन कम है, प्रोडक्शन कम है तो भाई साहब इकोनॉमिक ग्रोथ कहाँ से होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ तो कम होगी ना उस टाइम पे। तो जनरली लोअर होती है देन एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ से कम होती है उस टाइम पे जब ओवर हीटिंग हो रही होती है इकोनॉमी। तो फर्स्ट हमारा गलत है, उसे काट दो, हमारा आंसर आ जाएगा C आंसर करेक्ट हो जाएगा 2 और 3। तो यही था बस इसमें